हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग किसे बोला जाता है, मेरिट और डिमेरिट क्या रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की, तो आप सब लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाकर Adobe47 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज को परचेज करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपके द्वारा एक कोड लगाया जा सकता है और वो कोड रहेगा Y828। तो ये शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और चैप्टर को शुरू करने से पहले देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़नी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मेरिट और डिमेरिट क्या है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे फॉरेन एक्सचेंज के, क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़नी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, राइट। फॉरेन एक्सचेंज का जनरल सेंस में मतलब क्या है, तो कहते हैं सर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जस्ट फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है, जब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करेंसीज के बदले में करेंसीज को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो यहां पर क्या बोलता है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली रेफर करता है फॉरेन करेंसी को, राइट। द स्टॉक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद द कंट्री से इंडिया रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द आरबीआई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आरबीआई के पास कितना स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसीज का, उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना स्टॉक है यूएस डॉलर का, इंडिया के पास कितना स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डॉलर का, राइट। तो उसका मतलब है कि इंडिया कितना करेंसी होल्ड करके चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। और इसका मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज कैसा कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह बात करता है। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री इज रेफर टू द फॉरेन करेंसी एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। The standard practice is to measure the entire stock in terms of US dollar by converting the value of all currencies into US dollar। कहता है यार जो जनरल प्रैक्टिस है, तो जनरल प्रैक्टिस के अंदर क्या किया जाता है कि सारी की सारी करेंसीज की वैल्यू को एक्सचेंज किया जाता है, किसके अंदर, यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, राइट। जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर हमारे पास किसी और कंट्री की करेंसी, यूरो है हमारे पास, युआन है, राइट, येन है, तो इन सारी करेंसी के स्टॉक को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यूएस डॉलर के स्टॉक के अंदर। क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एज ए स्टैंडर्ड करेंसी। पूरे के पूरे वर्ल्ड के द्वारा इसको स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। आगे क्या कहता है, कहता है द रेट at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। पहले हम सब लोगों ने समझा कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या, तो हम लोगों ने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी जो लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है, यानी वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सेम सेंस पर हम लोगों ने बोला तो सर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जिस रेट पर हम लोग किसी भी कंट्री की करेंसी को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 78 रुपीज है। आपने कई बार सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 90 रुपए है। इसका मतलब कि अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर यूएस डॉलर को परचेज करने जाऊं तो मुझे $1 को परचेज करने के लिए इंडिया की करेंसी के 78 रुपीज या फिर 90 रुपीज देने पड़ेंगे। तो उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या बोलता है, कहते हैं इट इज द प्राइस पेड इन द डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की यूनिट को बाय करने के लिए जो हम प्राइस पे करने लगते हैं डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, उसी को ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर 50 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं एक यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, $1 is to 50 रुपीज।
Thus, exchange rate expresses the ratio of exchange between the currencies of two countries. ये क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि कैसे एक कंट्री की करेंसी को हम लोग दूसरी कंट्री के करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं. It is the price of currency expressed in terms of another currency. It is also called external value of the domestic currency. यानी कि अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि क्या एक्सटर्नल वैल्यू है हमारी करेंसी की. मतलब कि भैया $1 50 रुपए की वैल्यू है $1 के बराबर. यानी कि अगर मुझे किसी और कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब मैं कितने रुपए में इसको एक्सचेंज कर सकता हूं इसके साथ में. नाउ हमारे पास आते हैं दो टाइप के एक्सचेंज रेट. एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक हमारे पास आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? क्यों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या कहता है? तो देखो यार, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है जहां पर मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई है वो डिसाइड करने वाली है कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है. वहीं पर अगर मैं फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करूं तो यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लोग $1 के बदले में कितने रुपीस जो है वो पे करने वाले हैं. तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पेसिफिकली आरबीआई, इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो वो डिसाइड करती है. ऐसा क्यों किया जाता है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई क्यों डिसाइड करती है, इसके बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर आपको आंसर मिलने वाला है. तो क्या बोलता है कि अगर मैं एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता हूं तो एक्सचेंज रेट दो तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं आपको. एक आपके पास देखने के लिए मिलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक आपके पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अब बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है. तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि हम लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, ये वो रेट है जिस रेट पर जिस रेट को बेसिकली डिफाइन किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. कि भैया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, उस डिमांड और सप्लाई के आधार पर उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है. इसीलिए इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है. फ्री एक्सचेंज रेट क्यों बोला जाने लग रहा है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई बेसिकली क्या करने लग रही है, डिसाइड करने लग रही है कि क्या प्राइस होने वाला है, इसलिए इसको फ्री एक्सचेंज रेट बोलते हैं. और इसको डिटरमाइन किया जाता है फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. कि इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर किसी कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम ऑफ रेट. जिस रेट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएगी करेंसी के, उसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है. इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा एक बात जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ लें, आपको हमेशा एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो देखने के लिए मिलता है. और इक्विलिब्रियम का पॉइंट जनरली वहीं पर स्टक होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होती है. अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है. हाउ टू डिटरमाइन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिसाइड की जाती है. So demand for and supply for the foreign exchange are the two basic parameters to determine the flexible exchange rate, right? तो यार देखो, सीधी सी बात है, जिस करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर ज्यादा होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर कम है उसकी डिमांड भी कम होगी, राइट? तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो हमने बोला कि हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर. देन आता है डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, राइट? बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखिए, है ना. बाकी सारी चीजों को क्या रखना है हम लोगों ने? कांस्टेंट रखना है, जिसको कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला जाता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं सिट्रस पेरिबस, यानी कि कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट. बाकी सारी चीजों को आप लोग क्या रखिए? कांस्टेंट रखिए. तो यहां पर क्या बोलता है? द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट? यानी अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम, डिमांड कम है तो प्राइस ज्यादा, राइट? तो कहता है बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखिए. डिमांड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की इनवर्सली रिलेट करती है उसके प्राइस के साथ में और द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ में. हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइट वर्सा, है ना. अगर
प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर प्राइस ज्यादा है किसी भी करेंसी का तो उसकी डिमांड नेचुरली कम हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी डिमांड नेचुरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार मैं इतना महंगा क्यों परचेज करूं। ये सिंपली ऐसा ही है जैसे आप सब लोग मार्केट के अंदर सामान खरीदने जाते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा होगा, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेम सेंस में फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के अंदर भी आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में। अगर किसी भी करेंसी का प्राइस ज्यादा है तो नेचुरली उसकी डिमांड कम होगी, अगर किसी भी करेंसी का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, और प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब आगे क्या कहता है देखिएगा यहां पर, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिमांड, राइट। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, ये ग्राफ है और इस ग्राफ के बेसिस पर अगर आप लोग ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आपको यहां पर कुछ कर्व के अंदर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या कि देखिए सर, जब प्राइस 70 रुपीज था तो डिमांड इतनी थी, जब प्राइस कम था, प्राइस था हमारे पास मान लेते हैं 50 रुपए, तो हमारे पास डिमांड ये थी, राइट। तो व्हेन प्राइस वॉज लेस डिमांड वॉज हायर, राइट। तो डिमांड कैसी थी? ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो डिमांड कम हो गई, और डिमांड कितनी हो गई? डिमांड आ गई हमारी ये, राइट। दिस इज द पॉइंट। तो यही चीज आप लोगों ने समझनी है। इसको अगर ग्राफ से आप समझते हैं तो आपको एक चीज यहां पर देखने के लिए मिलेगी, एक चीज यहां पर समझ में आ रही होगी कि जब प्राइस 50 रुपीज था डिमांड ON थी, और जब प्राइस बढ़कर हो गया OR2 तो आपको डिमांड जो है इसकी कम देखने के लिए मिलेगी, डेट इज OM। तो यहां पर नई डिमांड जो निकल कर आएगी वो नई डिमांड होगी OM, राइट। तो यहां पर न्यू डिमांड विल बी OM, राइट। और प्राइस व्हेन प्राइस वाज लेस द इनिशियल डिमांड वाज ON। कौन सी डिमांड थी? ON। और अभी क्या डिमांड है? OM डिमांड है। नाउ सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कम, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, और अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, राइट। तो यहां पर क्या कहता है? अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट। यहां पर भी आप लोग को सिट्रस पेरिवस मानना है। तो अगर सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा है तो सप्लाई इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ज्यादा है तो नेचुरली प्राइस कम होगा, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, और प्राइस कम है तो उसका एक्सचेंज ज्यादा होगा। सो हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हायर द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, एंड वाइस वर्सा। डायग्रामेटिकली सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो आप लोगों ने सप्लाई कर्व देखा ही होगा, है ना। तो जब आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा है तो उसके अंदर सप्लाई कर्व भी आप लोगों ने देखा होगा। तो सप्लाई कर्व कुछ ऐसा आप लोगों को नजर आता है। तो सप्लाई कर्व यहां पर क्या कहता है? देखो, दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय SF। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे SF से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जब सप्लाई कितनी थी? जब सप्लाई कम थी, राइट, तो हमारा प्राइस भी यहां पर कम था। अब सप्लाई हम लोगों ने क्या कर दी? बढ़ा दी, तो हमारा प्राइस भी यहां पर आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आया। इनिशियल प्राइस वॉज OM, राइट, और जब सप्लाई बढ़ाई तो नया प्राइस जो निकल कर आया डेट इज ON। न्यू प्राइस इज ON ओवर हियर। क्या है नया प्राइस? ON देखने के लिए मिलता है। देन हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज का सिंपल मतलब क्या है कि कहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली स्टक होता है। तो हम लोग एक बहुत अच्छी तरह से एक चीज जानते हैं कि जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। हियर यू विल हैव द इक्विलिब्रियम। यहां पर ही आप लोगों को इक्विलिब्रियम स्टक होता हुआ नजर आएगा। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। सो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन, कहां पर अकर होता है? जहां पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बराबर है। डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कॉरस्पॉन्ड टू द पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर ही आप लोगों को इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या बोलता है? दिस इज द पॉइंट। नाउ अगर आप लोग ग्राफ को जरा ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आप सब लोगों को एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? कि देखो सर, दिस इज द सप्लाई कर्व,
ये कैसा कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्टक हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। और अगर मान लेते हैं रेट कम था तो रेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर रेट ऊपर था तो नीचे की तरफ हो गया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो निकल कर आया, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज OQ, राइट। किसके बराबर है, OQ और OR, राइट। तो जहां पर OR OQ के बराबर हो जाएगा वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, या फिर वहीं पर ही आप लोगों को इक्विलिब्रियम स्टक होता हुआ नजर आने वाला है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई। अब आप लोगों को यहां पर चार कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल में समझने हैं। चार कॉन्सेप्ट आप लोग क्या समझने वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, कि यार इंक्रीज हो जाए किसके अंदर, डिमांड के अंदर, तो क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाए डिमांड के अंदर तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि किसी भी करेंसी की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। और दूसरी सेंस में अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहां पर पढ़ेंगे कि अगर आपको डिक्रीज देखने के लिए मिले किसके अंदर, डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर, तो आप लोगों को क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, राइट। ये चार कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर पढ़ने हैं। सो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी occurs when more of it is demanded at its existing price exchange rate। तो अगर डिमांड बढ़ जाती है एक फॉरेन करेंसी की, इसका मतलब क्या है कि जिस रेट पर अभी वो है उस रेट पर उसको और ज्यादा मांगा जाने लग रहा है। जैसे कि इंडियन रुपीस मान लेते हैं कि अभी 50 रुपए के ऊपर है और 50 रुपए के ऊपर उसकी और ज्यादा डिमांड जो है वो की जा रही है कि यार इसको हमें और दे दो, इस करेंसी को हमें और दे दो। तो क्या होगा, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज डिमांडेड एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर जब उसको कम डिमांड किया जाए, राइट, तो उसको क्या बोला जाता है, डिक्रीज बोला जाता है। लाइकवाइज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज सप्लाइड एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस, जब ज्यादा सप्लाई की जाए एक एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर। और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी का मतलब होता है जब हम लोग कम सप्लाई करने लग रहे हैं एक करेंसी की एक एग्जिस्टिंग प्राइस रेट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम लोग ज्यादा डिमांड करने लग रहे हैं एक करेंसी को, या फिर हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक करेंसी की कम डिमांड करने लग रहे हैं, या ज्यादा सप्लाई करने लग रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, या फिर हम लोग कम सप्लाई करने लग रहे हैं, उसकी बात करते हैं इसके अंदर। नाउ अब इनके इंपैक्ट को जरा डिटेल में समझेंगे। तो क्या बोलता है, लेट अस एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ दीज 4 सिचुएशंस ऑन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वही पॉइंट किसका होगा, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। अब इसकी वजह से क्या इंपैक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द इंक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ द डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द सप्लाई, क्या इंपैक्ट होगा। सो एज ए रेफरेंस लेट अस कंसीडर द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या फिर वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, किसके साथ में समझने की कोशिश करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में हम लोग 2 करेंसी को कंसिडर करेंगे, एक यूएस डॉलर को कंसिडर करेंगे किसके साथ में, इंडियन रुपीस के साथ में। तो यूएस डॉलर के साथ में इंडियन रुपीस को देखेंगे कि क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपको जनरली यहां पर 2 कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे, एक एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, राइट, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी क्या है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ अगेन सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, आपको कहता है कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड बढ़ जाए किसी करेंसी की, तो यार देखो नेचुरली अगर मान लो पहले डिमांड हमारे पास डी थी, अब वो डिमांड बढ़कर हमारे पास D1 हो गई, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर मैं सप्लाई की बात करता हूं तो अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पर था, यहां पर था, और लेट द इक्विलिब्रियम प्राइस भी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, OR था, है ना। और जब उसकी डिमांड क्या थी, उसकी डिमांड थी ये, दिस वाज द डिमांड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। अब यार नेचुरल सी बात है, जब किसी भी चीज की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं, उसका भाव भी बढ़ जाता है अगर सप्लाई को बढ़ाया ना जाए। तो कहता है अज्यूम्ड एक्सचेंज रेट OR $1 इज इक्वल टू ₹60, OR1 $1 इज इक्वल टू ₹70। तो यहां से
यहां पर आप लोग को कितना प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 70 रुपए। इसका मतलब जो करेंसी की वैल्यू है वो यहां पर 10 रुपए से बढ़ गई। दिस इज नोन एज द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है? दिस इज नोन एज द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर यह बोलने लग रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम द डी टू D1। ठीक है, डी से D1 की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ और इसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो भी शिफ्ट हो गया OR से OR1 की तरफ। अब यूएस डॉलर जो है वो अवेलेबल होगा आपको 70 रुपए में इंस्टेड ऑफ 60 रुपीज। यानी अगर किसी भी करेंसी की वैल्यू अगर बड़ी है, पहले एक यूएस डॉलर अगर 60 रुपए में एक्सचेंज हो रहा था तो अब वो 60 रुपए में ना एक्सचेंज होकर अब वो 70 रुपए में होगा। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, डॉलर एप्रिशिएटेड इंस्टेड ऑफ 60 अर्लियर। दस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी लीड टू अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। तो आपको एक्सचेंज रेट के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज ए सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर मैं इंडियन करेंसी, अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं एप्रिसिएशन, अगर यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो वहां पर एप्रिसिएशन है, लेकिन अगर मैं इंडियन करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो हमें यहां पर डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। किसका डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है? इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हमें होता हुआ नजर आता है। क्यों होता हुआ आता है? क्योंकि पहले हमें एक यूएस डॉलर के बदले में 60 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अब एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारी इंडियन करेंसी यहां पर 10 रुपए से डेप्रिशिएट हो गई। 10 रुपए से क्या हो चुकी है हमारी करेंसी यहां पर डेप्रिशिएट हो चुकी है। सो दिस इज नोन एज द डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। इसी को ही डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी बोला जाता है। So currency depreciation refers to a situation when domestic currency rupees depreciate or loses its value in relation to a foreign currency, say US dollar, so that you need more rupees to buy a dollar. Example, if US dollar exchange for 70 instead of 60 earlier, the domestic currency Indian rupee shows depreciation. अगर मैं US डॉलर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो US डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ। क्यों? क्योंकि पहले मुझे 60 रुपए मिलने लग रहे थे, राइट, एक डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी के, लेकिन अब मुझे 70 रुपए मिल रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्यों है? क्योंकि पहले मुझे 60 रुपए देने पड़ रहे थे किसी करेंसी के, अब मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे किसी करेंसी के, राइट। ये बात यहां पर बोली गई है। नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब, इसका मतलब हुआ क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन वन डोमेस्टिक करेंसी rupees depreciate or loses its value in relation to a foreign currency, say US dollar, so that you need more rupees to buy a dollar. अब हमें ज्यादा रुपए चाहिए डॉलर परचेज करने के लिए। So if US dollar exchange for 70 instead of 60 earlier, the domestic currency Indian rupees shows depreciation. यानी कि इंडियन रुपीस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? दैट देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इंडिया की करेंसी का डेप्रिसिएशन आपको होता हुआ नजर आएगा। नाउ सेकेंड सिचुएशन, अगली सिचुएशन यहां पर क्या कहती है? सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो यहां पर क्या कहने लग रहा है? सेकेंड पॉइंट कहता है इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब जो डिमांड कर्व आपका पहले यहां पर डिमांड कर्व आपका D1 के ऊपर था, पहले आपका डिमांड कर्व सॉरी D था, अब आपका नया डिमांड कर्व हो गया है D1। अब नेचुरल सी बात है, पहले आपको कोई चीज 60 रुपए में मिल रही थी, अब आपको वही डॉलर 50 रुपए में मिलने लग रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारी करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूंगा तो इंडियन रुपीस यहां पर एप्रिशिएट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। क्या होता हुआ नजर आएगा आपको? यहां पर एप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा इंडियन रुपीस। लेकिन वहीं पर अगर मैं यूएस डॉलर की बात करता हूं तो यूएस डॉलर आप लोग को डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। यूएस डॉलर आप लोग को डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, चलिए। सो डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D टू D1. This causes a fall in the equilibrium exchange rate from OR to OR1. Now $1 US is available for 50 instead of 60 earlier. Thus other things remaining constant, decrease in the demand for a foreign currency lead to a fall in the exchange rate. तो fall in the exchange rate होगा. So this is described as a situation of currency appreciation. तो हमारा अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो इंडियन करेंसी क्या होने वाली है? यहाँ पर एप्रिशिएट होने वाली है। दिस इज नोन एज द एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। एप्रिसिएशन यहां पर नजर आएगा। नाउ
करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब एक सिचुएशन जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज एप्रिशिएट करता है और उसको वैल्यू मिलती है किसके रिलेशन में? फॉरेन करेंसी के रेफरेंस में या रिलेशन में, सो दैट यू नीड लेस रुपीज टू बाय अ डॉलर। अब डॉलर खरीदने के लिए हमें कम रुपए चाहिए, तो यूएस डॉलर इज एक्सचेंज फॉर 50 इंस्टेड ऑफ 60, द डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज शोज एप्रिसिएशन। तो यहां पर इंडियन रुपीज के अंदर आपको एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। नाउ अब बात करेंगे अगर सप्लाई बढ़ जाए या फिर सप्लाई कम हो जाए, डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? सो नाउ द थर्ड सिचुएशन इज इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब ये डिमांड हमारे पास क्या है? ये है हमारी डिमांड। अब सप्लाई यहां पर है। अब सप्लाई क्या क्या कर दिया अपन लोगों ने? राइट, सप्लाई को अपन लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? अब सप्लाई बड़ी, नेचुरल सी बात है, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है या फिर जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो नीचे आएगा। क्यों? जब किसी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो अपने आप ही नेचुरली हमें कम प्राइसेस पर देखने के लिए मिलेगी। सो द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, राइट, एंड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी दिस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? हमारा OR1 होगा। पहला हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो OR था, अब जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा वो OR1 आएगा, राइट। तो $1 इज इक्वल टू 60, $1 इज इक्वल टू 50। तो इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी का क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा। यानी कि अगर किसी भी कंट्री की करेंसी कि अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए तो उसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? एप्रिशिएट होती है, राइट। तो इंपैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। तो यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? इंक्रीज। नाउ व्हाट हैपन? इनिशियल सप्लाई हमारे पास यहां थी, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया? सप्लाई को बढ़ा दिया। अब हमारे पास सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई, राइट। तो अब सप्लाई बढ़ने की वजह से इनिशियल सप्लाई वॉज S, नया सप्लाई आ गया हमारा S1, तो सप्लाई बढ़ी तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट जो होगा वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले हमारे पास $1 60 में होता था, तो अब $1 70 रुपये में होगा, और दिस इज नोन एज द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्या बोला जाता है इसे? डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी बोला जाता है। तो यहां पर क्या बोलता है? सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S to S1, दिस कॉज अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1. Now $1 is available for 70 instead of 60 earlier. This is a situation of currency depreciation. Again हमारी करेंसी यहाँ पर क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। एक्सचेंज रेट राइसेस व्हेन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी राइसेस, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा जब किसी भी कंट्री की फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो, और सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। यानी कि अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो आपको हमारी कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन होता हुआ नजर आता है। डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए फॉरेन करेंसी की तो हमारी कंट्री की करेंसी उसके अकॉर्डिंग एप्रिशिएट करती है। सो इट लीड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज रेट फॉल्स व्हेन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी फॉल्स, और व्हेन सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइसेस इट लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इसकी वजह से एप्रिसिएशन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट व्हाट इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में क्या फर्क होता है? एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? आइए समझते हैं। तो यहां पर एक चीज जरा ध्यान से समझना, बेसिस ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की, फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं इट इज ए सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, राइट। इसका मतलब है लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय US डॉलर। अब हमें किसी भी कंट्री की करेंसी को परचेस करने के लिए लेस अमाउंट चाहिए, और जब हम लोगों को लेस अमाउंट चाहिए तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो राइज इन द एक्सचेंज रेट, इसका मतलब ज्यादा रुपीज हमें चाहिए US डॉलर को परचेस करने के लिए। मतलब कि अगर मैं पहले एक US डॉलर को 60 रुपये में परचेस कर रहा था तो अब एक US डॉलर 70 रुपये में देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज नोन एज द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। कॉजेज क्या क्या है? तो सप्लाई अगर फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाए, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए, या फिर डिक्रीज हो जाए सप्लाई, राइट। तो यहां पर डिक्रीज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट।
नाउ एग्जांपल, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम यूएस डॉलर $1 रुपीज 60 टू 50 रुपीज, 60 रुपए देने पड़ते थे, अब 50 रुपए देने पड़ते हैं। एप्रिसिएशन, इंडियन करेंसी एप्रिशिएट करेगी। पहले आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, अब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, डेप्रिशिएट। इंपैक्ट, एक्सपोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एंड इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो आपने कई बार देखा होगा कि हर एक कंट्री इसी चीज के ऊपर ध्यान देती है कि हमें इंपोर्ट कम करने हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि सर जब हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट करने की वजह से डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज है या फिर इन्फ्लो है वो हमारी कंट्री के अंदर होगा, और जब डोमेस्टिक करेंसी जब हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो रिजर्व्स हैं दूसरी कंट्री के वो इंक्रीज होंगे, और जब रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करेगी। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होंगे। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों ने यहां पर देना है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन सी एप्रिशिएटिंग करेंसी और कौन सी डेप्रिशिएटिंग करेंसी है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 2 पाउंड इज इक्वल टू $3। नाउ 2 पाउंड इज इक्वल टू $4, $2 इज इक्वल टू 200 yuan, $2 इज इक्वल टू 250 yuan, 55 रुपीज $1, 65 रुपीज $1, 150 रुपीज फॉर पाउंड, 120 रुपीज फॉर पाउंड, 1 यूरो इज इक्वल टू 60 रुपीज एंड 1 यूरो इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो आपने इसके अंदर कमेंट करके ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और कौन सी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 2 पाउंड इज इक्वल टू 2 यूरो इज इक्वल टू $3। यहाँ पर 2 यूरो कितने के बराबर है? $4। यानी कि पहले 2 यूरो के बदले में आपको $3 मिलते थे, अब 2 यूरो के बदले में $4 मिलेंगे। इसका मतलब कौन सी करेंसी जो है अप्रिशिएट हुई है? तो यूरो जो है वो अप्रिशिएट हुई है, और डेप्रिशिएट कौन सी करेंसी हुई है? डॉलर। डॉलर करेंसी जो है वो क्या देखने को मिलेगी? डेप्रिशिएट। तो एप्रिशिएशन करेंसी कौन सी है? आपके पास यूरो, और डेप्रिशिएटिंग करेंसी कौन सी है? आपके पास डॉलर। कौन सी है? डॉलर है। अब एक्सचेंज रेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है और एक हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच में क्या फर्क होता है? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर राइट, जो भी किसी भी कंट्री की करेंसी का प्राइस जो होता है वो वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर वहां का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। मतलब कि हम लोग ये बोलते हैं कि $1 को लेने के लिए मुझे 60 रुपए देने हैं, तो ये 60 रुपए जो होगा या 70 रुपए जो होगा ये उस कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भैया हम $1 के बदले में 60 ही रुपए देंगे या फिर 70 ही रुपए देंगे। यहां पर मार्केट की फोर्सेस को अलाउ नहीं किया जाएगा ये डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि कितना एक्सचेंज प्राइस होना चाहिए। सो एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड एक्सचेंज when it is maintained by the government at a particular level. The government may set it at the level higher or lower than the equilibrium exchange rate as determined by the market forces of the supply and demand. तो सप्लाई एंड डिमांड के द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया जा रहा है उससे ऊपर नीचे गवर्नमेंट खुद भी क्या कर सकती है? इसके प्राइसेस को रख सकती है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ किया जाता है। कुछ कंट्रीज जानबूझ के करती है। क्यों? ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अवेलेबल इजीली क्या करवाया जा सके, कम ज़्यादा करवाया जा सके इस पर्सपेक्टिव से। जैसे कि चाइना अपनी कंट्री की करेंसी को जानबूझकर डेप्रिशिएट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए उस कंट्री के अंदर क्या किया जाए? मजबूर किया जाए। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर चाइना की करेंसी मान लो युआन है, तो अगर मान लो अगर युआन को डेप्रिशिएट किया जाएगा, मान लो $1 के बदले में 60 युआन जो वैल्यू है, सेकंड येन वैल्यू है, उसके बाद मान लो $1 के बदले में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डेप्रिशिएशन हो गया किसकी करेंसी का? चाइनीज करेंसी का। अब बाहर के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि अगर मैं $1 इन्वेस्ट करता हूं तो पहले मुझे 60 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे 70 रुपए मिलेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे चाइना के अंदर, जिसकी वजह से जो चाइनीज करेंसी है वो तो डेप्रिशिएट हो गई, लेकिन दूसरी कंट्री की करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो क्या बोलता है यहां पर देखिए, एक्सचेंज रेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। राइट, एक्सचेंज रेट आपको ऊपर नजर आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर डिमांड कर्व है, ये डिमांड है, ये आपके पास सप्लाई है। अब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कहां पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दिस वाज द इनिशियल एंड नाउ दिस इज द फाइनल। पहले 50 था,
अब कितना हो गया 60 हो गया। तो दिस इज नोन एज दी न्यू एक्सचेंज रेट, नया एक्सचेंज रेट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आपके पास आता है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, एक आता है आपके पास डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, एक आपके पास आता है एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, और एक आपके पास आता है रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के अंदर क्या सिमिलरिटीज होती है? एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फॉलो होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फॉलो होता है, और वैसे ही एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के अंदर भी एक फिक्स्ड एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि जहां पर मार्केट फोर्सेस से डिसाइड करे डिमांड और सप्लाई को, वहां पर आप लोग को देखने के लिए मिलता है डिमांड, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यानी कि ये आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट, या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में आप लोगों को जो एक कंट्री है उसकी करेंसी को डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आती है। वहीं पर डिवैल्यूएशन जो है डोमेस्टिक करेंसी का, वो तब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जानबूझकर रिड्यूस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर सके। तो मार्केट फोर्सेज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड प्लेज नो रोल व्हाटसोएवर। तो मार्केट फोर्सेज के द्वारा किसी भी तरह का रोल जो है इसके अंदर नहीं प्ले किया जाता है। मार्केट फोर्सेज जो है वो डिसाइड नहीं करती है कि क्या प्राइस होगा और क्या नहीं होगा। अब डिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन? सो डिवैल्यूएशन लीड टू एक्सेस सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट की जाती है तो आपको एक्सेस सप्लाई देखने के लिए मिलती है किसकी? फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, राइट? तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो व्हाई एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट? क्यों जानबूझकर डेलिबरेटली एक्सचेंज रेट को कम रखा जाता है मार्केट रेट से? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो क्यों कम रखा जाता है? मतलब मार्केट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट रेट जो चल रहा है, वो मार्केट रेट आपको देखने के लिए मिल रहा है दिस पॉइंट, राइट? दिस वाज द मार्केट प्राइस 50, लेकिन मैंने मार्केट प्राइस कितना है आपका? 40 है, लेकिन आपने क्या कर दिया? इसे 50 कर दिया, है ना? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ यूएस डॉलर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पर आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, वहां से मंगवा सकते हैं, राइट? इसकी वजह से Thus the value of the domestic currency Indian rupees has been deliberately raised by the government. This is called revaluation, है ना? तो जब जानबूझकर अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रिवैल्यूएशन बोला जाता है, राइट? अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब आगे आता है रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। सेम सेंस पर जैसे कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन की बात करी थी, सेम सेंस पे हमारे पास रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। रिवैल्यूएशन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के अंदर। और एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी आपको देखने के लिए मिलता है अगेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। So revaluation of the domestic currency occurs when the value of the domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. The market forces of the demand and supply play no role whatsoever. Appreciation of the currency occurs when the valuation of the domestic currency rises in international market because of the market forces of the supply and demand. तो जहां पर मार्केट फोर्सेस से डिमांड और सप्लाई की इंपैक्ट प्ले करती हैं वहां पर एप्रिसिएशन होता है, और जहां पर ये रोल प्ले नहीं करती है, राइट, वहां पर रिवैल्यूएशन होता है। नाउ रिवैल्यूएशन के क्या इंपैक्ट आप लोग को देखने के लिए मिलता है? तो क्या बोलता है? रिवैल्यूएशन लीड टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, है ना? तो रिवैल्यूएशन की वजह से फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती है। द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स। इन केस सप्लाईज आर नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द फॉरेक्स, there may emerge a black market for the sales and the purchase of the dollar. The buyer may have to pay premium for the purchase of the dollar over and above the price fixed by the government, right? तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्राइस देखने के लिए मिल सकता है या फिर ज्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है अगर इसको मेंटेन नहीं किया जाए तो। लेस डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट करती हैं। क्यों करती है? देखिए, लेस डेवलप्ड कंट्री ऑफन डिवैल्यूएट देयर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। दिस इज बिकॉज ऑफ द 3 प्रिंसिपल रीजन। 3 कारण है। सबसे पहला डिवैल्यूएशन,
की वजह से क्या होता है, implying a planned fall in the value of the domestic currency is expected to raise the demand for the domestically produced goods and services. Accordingly, export becomes cheaper. तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, है ना, कि भाई कम प्राइस पर मिलेगा तो खरीद लेते हैं। हम भी तो ऐसा करते हैं कि कम प्राइस पर जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। बोलते हैं यार ठीक है परचेज कर लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। Rise in export owing to the devaluation is expected to increase the supply of the foreign exchange into the domestic economy. This facilitate import of the essential goods from the rest of the world. तो import सस्ता हो जाता है। A fall in the value of the domestic currency induce private foreign investment because for every dollar the investor are going to get more rupees after devaluation, है ना। तो ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अगर हमें भी अगर ऐसा बोला जाए कि भाई तेरे को $1 के बदले में पहले 60 रुपये दे रहे थे, अब तेरे को $1 के बदले में हम लोग 80 रुपये देंगे, तो कैसा रहेगा। तो वो बोलेगा भाई बहुत अच्छी बात है, तो $1 के 80 रुपये दोगे, तो कहता है सर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है यहाँ पर। नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। तो अभी हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, लेकिन पहले हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट हुआ करता था, राइट, जिसको ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा क्या बोलता है। यहाँ पर बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि ज्यादातर कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता था 1920 से पहले, गोल्ड जो था उसको कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी लिया जाता था करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। यानी कि गोल्ड के आधार पर कंट्री, किसी भी कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज की बात करते थे। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड। हर एक कंट्री जो थी वो अपनी कंट्री की करेंसी को डिफाइन करती थी, किसके हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से। तो वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। तो कितना गोल्ड रखा गया उस कंट्री की करेंसी के पीछे, उसके आधार पर डिसाइड होता था। एग्जाम्पल के तौर पर इफ US pound is equal to 4 ग्राम of gold and US dollar is equal to 2 ग्राम of gold, then 1 UK pound is equal to 2 US डॉलर। यार यहाँ पे देखो, यानी कि 1 पाउंड के पीछे 4 ग्राम गोल्ड रखा गया है। वहीं पर अगर 1 US डॉलर की बात करूँ 2 ग्राम गोल्ड रखा गया है। इसका मतलब कि अगर मुझे 1 पाउंड परचेज करना है डॉलर के बदले में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 US डॉलर देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेशियो बिटवीन UK पाउंड एंड US डॉलर इज 1:2. 2 US डॉलर would exchange for 1 UK pound. This system of exchange was also known as mint par value of exchange, और mint parity भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो mint value of the currently implied gold value of that country. तो mint value का मतलब क्या होता है, gold value. It basically define the gold value of that country. उस कंट्री की गोल्ड वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है। नाउ हमारे पास आता है ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टमेंट पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या कहता है, तो ब्रिटेन वुड के अंदर जनरली मीटिंग होती है जहां पर सारी की सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी कंट्री की करेंसी को पैग कर देती है, अलाइंड कर देती है किसके साथ में, US डॉलर के साथ में। यानी कि हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि यार हम सब लोग अब जो डील करेंगे वो अपनी अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर नहीं, डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया। ये कुछ ऐसे है जैसे इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी चले जाए, कुछ भी सामान अगर आपने परचेज करना है तो आप रुपीस के अंदर पेमेंट करते हैं, रुपीस के अंदर परचेज एंड सेल करते हैं। सेम सेंस के अंदर पहले क्या किया गया था, ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर डॉलर को एक्सेप्ट किया गया था। सो ब्रिटेन वुड सिस्टम इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अलाउड सम एडजस्टमेंट, सो इट वाज कॉल्ड एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। According to this system, different currencies were pegged और related to one currency that is US डॉलर। तो सारी की सारी कंट्री की करेंसीज को हम लोगों ने पैक कर दिया, लाइन कर दिया, किसके साथ में, US डॉलर के साथ में। US डॉलर was assigned gold value at a fixed price। US डॉलर की वैल्यू को किसके साथ रिलेट कर दिया, गोल्ड की वैल्यू के साथ, यानी कि गोल्ड की वैल्यू दे दी कि यार देखो 1 US डॉलर के पीछे हम 5 ग्राम गोल्ड रखेंगे, और बाकी सारी कंट्री की करेंसी को उसके साथ में अलाइन कर दिया। तो अब जब एक्सचेंज होगा तो उस गोल्ड के हिसाब से होगा। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द US डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइज वैल्यू ऑफ दैट गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू कंट्रीज। हाँ, गोल्ड ही एक स्टैंडर्ड बना। तो एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय द IMF। तो हम लोग करेंसी की वैल्यू के अंदर चेंजेस जनरली नहीं कर सकते थे, और अगर हमें चेंज करना था तो चेंज तभी हो पाना पॉसिबल था जब हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलाउ करता था एक्सचेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए।
ये सिस्टम 1977 तक चला और 1977 के बाद ये सिस्टम खत्म कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ में। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया अब लेट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कि अब किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे यूएस डॉलर को रुपीस के बदले में एक्सचेंज करना है तो लेट द मनी वैल्यू डिसाइड, राइट। तो अब अगर मैं इसके बेसिस की बात करता हूं तो व्हाट आर द बेसिस। तो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या फर्क है। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस का क्या रोल है, मार्केट रोल कोई भी प्ले नहीं करती है, मार्केट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपैक्ट क्या है, सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लीड्स टू डिवैल्यूएशन व्हेन वैल्यू ऑफ वन करेंसी is lowered by the government or revaluation when one value of the domestic currency is raised by the government. Determined by the forces of supply and demand, flexible rate of exchange lead to depreciation of one currency when the exchange rate rises and appreciation of the one currency when exchange rate falls. तो यानी कि यार यहाँ पर सिंपली ये बताया कि कब आपको एप्रिसिएशन, कब आपको डेप्रिसिएशन, कब आपको रिवैल्यूएशन देखने के लिए मिलता है एक कंट्री की करेंसी का, जिसको कि हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रिजर्व्स, सो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमें रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स को रखना पड़ता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखना पड़ता है, उसके आधार पर ही कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमें वो सब रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मार्केट ही अपने आप डिसाइड कर देगी कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होते हैं, राइट, क्योंकि लोग जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का वेट करेंगे कि गवर्नमेंट चेंजेस करेगी, उसके हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं स्पेकुलेशन, राइट। और उसी को ही आगे चलकर आप लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी कंट्री की करेंसी को आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जब आपका आ जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बात की जाए, यानी कि आप उस कंट्री का सेंट्रल बैंक आकर मैनेज करने की कोशिश करे फॉरेन एक्सचेंज के रेट को। सो इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, at times the central bank intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of the desired limit. It is called managed floating और dirty floating. मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं इसे, डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आएगा और वो क्या करने वाला है, प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए प्राइसेस और बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। सो मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देर इज अ ओकेशनल इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट। इट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, इसी को डर्टी फ्लोटिंग भी हम लोग बोलते हैं। हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लोट और द मार्केट एक्सचेंज, कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, तो आइए समझते हैं। इट इज थ्रू द सेल्स एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट व्हेन द एक्सचेंज रेट से ऑफ यूएस डॉलर नीड टू बी रिड्यूस्ड, द सेंट्रल बैंक releases the supply of the US dollar in the foreign exchange market. Other things remaining constant, higher supply of US dollar would lower the prices of the US dollar as desired. This would lead to the appreciation of the domestic currency. यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी अगर डेप्रिशिएट होने लग रही है तो आरबीआई क्या कर सकता है, जितना भी उसके पास यूएस डॉलर का रिजर्व है वो सारे के सारे रिजर्व को निकाल देगा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, when the exchange rate need to be raised, the central bank increases demand of the US dollar in the foreign exchange market. Other things remaining constant, higher demand for US dollar would raise the price of the US dollar as desired. This will lead to the depreciation of the domestic currency. Briefly, managed floating is an exercise of sale and purchase of the foreign currency by the central bank so that the exchange rate is managed within the limit. तो exchange rate को limit के अंदर manage करने के लिए क्या किया जाता है, जानबूझकर आपकी आरबीआई के द्वारा या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा किसी भी कंट्री की करेंसी को मैनेज किया जाता है। ठीक है सर, नाउ ये हम लोगों ने पढ़ लिया है डिटेल में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, पढ़ लिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज वेंचर कैपिटल इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज in the international money market with a view to earning profit. Fixed exchange rate system does not allow such investment. तो यार वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब मैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
किसी भी कंट्री की करेंसी को परचेज करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने आज यूएस डॉलर को परचेज कर लिया 10 रुपये के हिसाब से। अब मैं फ्यूचर में क्या चाहता हूँ, 10 रुपये के हिसाब से परचेज किया, मैंने कल को उसे 20 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो 10 रुपये मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, प्रॉफिट कमा दिया, राइट। आई हैव अर्न 10 रुपीज एज प्रॉफिट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं? तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर्ली हो पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का साइज जो होगा वो बढ़ेगा, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी होगी, वेंचर कैपिटल्स को भी प्रॉफिट कमाने का मौका जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के डिमेरिट क्या है? मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वीक करेंसीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जब अनसर्टेन है तो करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है आसानी से, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पॉसिबल यहां पर नहीं देखने के लिए हम लोग को मिलती है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच में आसानी से नहीं हो पाते, यानी कि दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड नहीं करती हैं, एक्सटर्नल शॉक से बच पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉरेन एक्सचेंज को क्यों डिमांड किया जाता है? अगला क्वेश्चन ये है कि दैट व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, क्यों चाहिए अपन को फॉरेन एक्सचेंज? यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। बिना फॉरेन करेंसी के मैं एक्सचेंज और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो नहीं कर सकता हूँ। सो फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर द वेरियस पर्पस, बेसिकली इट इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईच टाइप्स ऑफ पेमेंट कंस्टिट्यूट अ कंपोनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, ब्रॉडली फॉलोइंग्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन, फॉरेन से अगर लोन लिया तो उसकी पेमेंट करने के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्ट परचेजेस करने हैं हम लोगों ने बाहर से, यानी कि इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ग्रांट्स और डोनेशंस देनी है तो चाहिए होगा, पेमेंट ऑफ इनकम्स की पेमेंट करनी है तो भी चाहिए होगा, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी फॉरेन करेंसी की, राइट। फॉरेन एक्सचेंज के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? तो एक तो एक्सपोर्ट करोगे तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा, इन्वेस्टमेंट करो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डायरेक्ट परचेज कर लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, लोन लोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ग्रांट्स और डोनेशन लोगे दूसरे वर्ल्ड से तो भी आएगा, इनकम रिसीट बाहर से पैसा आ सकता है, रेमिटेंस नॉन रेजिडेंट जो है बाहर से पैसा भेज सकते हैं, इन सारे के सारे फॉर्म में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? अब देखिए सर, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है दैट इज स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बीच में क्या सिमिलरिटीज है या फिर क्या स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है, बात करते हैं। स्पॉट का मतलब है कि इमीडिएटली ट्रांजैक्शन सेटल होगी, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आप लोगों को फ्यूचर में करने के लिए मिलती है। तो स्पॉट मार्केट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट हैंडल करता है जो कि फ्यूचर डिलीवरी के लिए है। नेचर ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है मार्केट के द्वारा स्पॉट प्राइस के ऊपर, राइट, डिसाइड किया जाता है फॉरवर्ड मार्केट के द्वारा, और हैजिंग यहां पर होना पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन यहां पर हैजिंग होती है। क्यों? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्यूचर में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों की ज्यादा हो सकती है, तो आपको अपनी कंट्री की करेंसीज को या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को हैज करना होता है यहां पर, ठीक है। नाउ स्पॉट एक्सचेंज रेट is that rate of exchange which prevail in the market at the time when transactions are related. It relates only to the spot transaction in the international money market. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जो कि ऑनर्ड है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन्स की बात यहां पर आप लोग को देखने के लिए मिलती है। तो स्पॉट और फॉरवर्ड के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, स्पॉट के अंदर इमीडिएट सेटलमेंट की बात होती है, अभी परचेज किया अभी सेटल हो गया। फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आप लोगों को फ्यूचर पेमेंट्स की बात होगी, फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस को सेटल करने की बात होगी। तो फ्यूचर में जब आप लोग ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पर आपको करेंसी लॉस का भी नुकसान हो सकता है, मतलब कि अगर आज 50 रुपये में करेंसी मिल रही है तो कल आपको 40 रुपये में एक्सचेंज होती हुई नजर आ सकती है। तो वहां पर अपन लोगों को कंट्री की करेंसी को क्या करना पड़ता है, हैज करना पड़ता है, ताकि हमारे लॉसेस से हम लोग को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये था यार ओवरऑल हमारा टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगेन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की, तो सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए आप सब लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज को सिंपली ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जाइए प्ले स्टोर के ऊपर। कहाँ पे जाइए, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, और प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद वहां पर टाइप करिएगा Adobe 7 और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर अगर आप लोग वहां से परचेज नहीं करना चाहते तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर को ओपन करिए, वहां पर टाइप करिए Adobe 7। जैसे ही आप Adobe 7 एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाएंगे, सीयूटी यूजी के ऊपर आप लोगों ने जाना है। यहाँ पर सीयूटी कॉमर्स, सीयूटी महापैक, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेस्ट बैच हमारा जो रहता है वो है सीयूटी महापैक। सीयूटी महापैक के कुछ फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा सीयूटी महापैक का ये है कि सर यहाँ पर सारे के सारे बैचेस की हमारे एक्सेस आप लोगों को मिलती है, चाहे वो प्रतिज्ञा 1, प्रतिज्ञा 2.0, जितने भी बैचेस हमारे आते हैं सबकी एक्सेस देखने के लिए मिलती है। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप या तो कॉमर्स के स्टूडेंट होगे या तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होगे। जाइए बैच के ऊपर, परचेज के ऊपर क्लिक करिए, यहां से कोड को रिमूव करिए, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड अप्लाई करिएगा Y828। जैसे आप ये Y828 कोड अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप लोग ये Y828 कोड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो जैसे आप Y828 अप्लाई करेंगे, Y828 अप्लाई करते ही आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। तो इस कोड के साथ जल्दी से जाइए और फटाफट से अपने आप को एनरोल कर लीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को इस सेशन बहुत शानदार लगा होगा। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आपका मेंटर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।